ठीक हो गया। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया तो शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? जी आपकी स्क्रीन क्लियर है। चलिए नहीं ठीक है। अब नहीं शो, अब हमें नहीं शो हो रही स्क्रीन आपकी। अमूद भाई आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही हमें। अच्छा मैं देखता हूँ। अब अब शो हो रही है? नहीं आप ही जस्ट पिक्चर्स आ रही हैं, मतलब हो आपकी गया, वीडियो आ वो रही है। इशू था। ठीक ठीक ठीक। तो अब आई जी थिंक हो अब शो हो रही है, अब शो हो रही है, अब शो हो रही है। हाँ, जी स्क्रीन इज क्लियर नाउ। वो रीजॉइन हुआ था ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये ना डिफरेंट पाथवेज हैं यूएस में स्टडी के लिए कि आप किन किन तरीकों से आ सकते हैं। तो उनमें आप सबसे यानी ये प्रेफरेंस के लिहाज से है कि सबसे अच्छा कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। पहले पे है कि आप एज अ ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट या फिर ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट आते हैं। इसमें आप ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं एमएस के लिए या पीएचडी के। आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके जरिए आते हैं। इसकी तफसील हम आगे आगे देखेंगे। दूसरा है कि पाकिस्तान और यूएसए का एक आपस में नॉलेज कॉरिडोर है। तो इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको फंडिंग करती है। तीसरा है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। ये इसका तो आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल को पता होगा कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप ये अमेरिकन फंडेड है और काफ़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। तो सबसे पहले फुल ब्राइट देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। यूएस फंडेड है एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। इसमें ये सभी सब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं, लेकिन क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं इसको इंक्लूड नहीं करते। तो फरवरी में ये ओपन होता है और मई तक इसकी डेडलाइन होती है। सितंबर तक इसके इंटरव्यू कंप्लीट हो जाते हैं और अक्टूबर में ये लिस्ट लगा देते हैं, पहली लिस्ट। उसके बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीका काम शुरू होता है कि जो सिलेक्ट हो गए हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं या उनको वो यूनिवर्सिटी असाइन करते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। उसके बाद दोबारा फिर ये एडमिशन्स के बाद जून तक आपके वीज़ा इंटरव्यू कंप्लीट हो जाते हैं। वीज़ा इंटरव्यू के बाद जुलाई में आप यूएस में, यानी ये कुल मिला के 1.5 साल का प्रोसीजर है। तो ये इसकी सारी जो तफसील है ये एक पाकिस्तान का है, यूएस ईएफपी, पाकिस्तान और यूएस का एक कंबाइन। तो उससे आप ये सारा ना मैंने वहीं से लिया है, उधर से भी देख सकते हैं आप। तो का इसमें यह है कि आपको स्कोर काफ़ी हाई चाहिए होता है। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, सीजीपीए हाई चाहिए और इसका क्राइटेरिया भी काफ़ी सख्त है। इसमें कोई तकरीबन 800 सीटें होती हैं, पूरी दुनिया से वो 800 लोग लेते हैं और 160 ममालिक हैं तकरीबन जिनसे वो लेते हैं ये 800 लोग। इसमें कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। जीआरई का स्कोर ये इन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखी है कि 138 इसका होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट। मिनिमम स्कोर ऑफ 138 इन वर्बल एंड 136 इन क्वांटिटेटिव सेक्शन। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो सिलेक्शन होती है वो इससे काफ़ी हाई होती है। 300 प्लस ही चाहिए होता है जीआरई स्कोर। और टोफल का जनरली 100 प्लस चाहिए होता है। टोफल इसमें ये होता है कि पहले जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप टोफल लेते हैं। तो उसमें टोफल की बेस पे भी फिर आपकी सिलेक्शन होती है, यानी हाई स्कोरर जो हैं उनको लेते हैं। वो काफ़ी सख्त कंपटीशन होता है इसमें। लेकिन जो अपने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा ही है। उनको लाजमी इसमें अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने का यही है जो आमतौर पे होता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म यूज़ करते हैं, 3 रेफरेंस लेटर है, जीआरई स्कोर रिपोर्ट है और इसमें अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए एचईसी से और यूनिवर्सिटी दोनों से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर किसी ने अप्लाई करना है तो वो ये चीज़ें तैयार रखे। ये वही बात है कि काफ़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और इसमें इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें आपके सारे एक्सपेंसेस क्लियर होते हैं। वो आपके वीज़े से लेके एयर टिकट और आपकी रिहाइश, इंश्योरेंस, आपकी ट्यूशन फ़ी, आपके लिविंग एक्सपेंसेस यूएस में, रिटर्न टिकट, हर चीज़ जो है इसमें कवर होती है। लेकिन दूसरा ये काफ़ी कंपटीशन है, सीटें कम है, तो इस लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
और काफ़ी लंबा प्रोसीजर है इसका, 1.5 साल लग जाता है। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। और लेकिन बाकी जो तरीके हैं उनमें जो जनरली जो है आम स्टूडेंट मतलब कि कोई भी वहाँ उसमें अप्लाई कर सकता है और उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसको हम डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। तो वो है ग्रेजुएट रिसर्च या ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप। और इसके साथ ही कवर करेंगे यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर। इनका तकरीबन सेम ही है चीज़ कि किस तरह अप्लाई करना है, तरीकाकार सेम है। आगे जाके जो डिफरेंस होगा मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। तो ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप या टीचिंग असिस्टेंटशिप ये है कि इसमें आप यूनिवर्सिटी में जब आपका एडमिशन होता है किसी लैब के अंदर या किसी सुपरवाइजर के अंडर, तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो यूनिवर्सिटी कवर करती है। और आप जो काम आपका जो काम है वो लैब में आपने करना होता है। इसको कहते हैं कि हाफ टाइम फुल पे, के आपने पूरा हफ्ता 20 घंटे काम करना होता है, जो जनरली एक क्राइटेरिया है। उसके आपको पे मिलती है। तो आप स्टूडेंट के साथ साथ एक एम्प्लॉय भी होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी बाहर कहीं काम करने के बजाय आप उस लैब के अंदर ही काम कर रहे होते हैं जिसकी आपको पे मिलती है। इसकी जो कैटेगरी है F1 वीज़ा होता है इसकी, जो कैटेगरी यूएस ने रखी हुई है। यूनिवर्सिटी आपकी ट्यूशन फी पे करती है, हेल्थ इंश्योरेंस पे करेगी आपका, यानी स्टडी प्लस जॉब दोनों साथ साथ चलेंगे। और इसके वैसे डिफरेंट टाइप्स हैं, फुली फंडेड, पार्शली फंडेड। पार्शली फंडेड में यूनिवर्सिटी आपको हाफ पे करेगी और हाफ आप किसी और तरफ से अरेंज करेंगे। वो भी देख लेते हैं कि वो क्या सीन है। अच्छा, इसमें ये बात है कि आप बीएस अपने बैचलर के बाद आप एमएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के लिए भी। अमेरिका की तकरीबन सभी यूनिवर्सिटी में यह है कि आप एमएस के बाद पीएचडी में भी सॉरी बैचलर के बाद पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा यही है, मैंने डीवीएम के बाद पीएचडी में अप्लाई किया था और पीएचडी में एडमिशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसका प्रोसीजर क्या है स्टेप वाइज? तो सबसे पहले आपने अगर किसी यानी जिसका इरादा है तो सबसे पहले तो वही पासपोर्ट बनाए। तो पासपोर्ट जब बना लेंगे तो आपको एहसास होता है कि यार अब कुछ आगे भी करना चाहिए। तो और दूसरा ये है कि तो इसके बाद आपने लैंग्वेज टेस्ट देने होते हैं, टोफल और आइल्स। ये इनके लिए पासपोर्ट लाजमी चाहिए होता है। तो पासपोर्ट इसलिए भी लाजमी है, तो सबसे पहले पासपोर्ट ही आपने बनवाना है। तो उसके बाद है जीआरई। जीआरई ऑप्शनल है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने वेव ऑफ कर दिया था ये कोरोना की वजह से। और लेकिन विद इन यूनिवर्सिटी सेम यूनिवर्सिटी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको ये रिक्वायर है, खासतौर पे जो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं या बिजनेस के, इनमें जीआरई अभी भी रिक्वायर है। लेकिन बायो साइंसेस के जो डिपार्टमेंट्स हैं या कंप्यूटर साइंस के भी इवन उन्होंने ये वेव ऑफ कर दिया था। ये डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। मेरी बार जीआरई रिक्वायर नहीं था तो मैंने सिर्फ टोफल दिया था। और टोफल और आइल्स में से आपने कोई एक देना होता है। उसके बाद आप प्रोफेसर से कांटेक्ट करते हैं, वो किस तरह करते हैं वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आप ने प्रोफेसर को कांटेक्ट करने के लिए ईमेल लिखनी है, वो किस तरह लिखनी है। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है एडमिशन के लिए। उसके बाद फिर बाकी आपका काम अगर वहाँ तक का हो गया तो उसके बाद फिर वीज़ा और फिर यूएसए इंशाल्लाह। तो इसमें एक ये है कि आप यूनिवर्सिटी में पहले अप्लाई कर सकते हैं और प्रोफेसर से बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यह है कि हर यूनिवर्सिटी की एडमिशन फीस होती है, वो 50 से $100 तक होती है। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना तो हर बार फीस पे करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप प्रोफेसर से पहले कांटेक्ट करें और उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। तो ये इसमें कह लें कि आपके जो खर्चा है वो कम आएगा। लेकिन अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो दूसरे तरीका भी अपना सकता है कि पहले यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करे और उसके बाद प्रोफेसर से कांटेक्ट करे। तो इस तरह उसके चांसेस ये होते हैं कि प्रोफेसर उसको सीट दे देता है कि इसका पहले एडमिशन हो चुका है। लेकिन अगर कोई वैसे जो इससे बेहतर वही है कि पहले आप प्रोफेसर से कांटेक्ट करें और उसके बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ये बेहतर तरीका है। लेकिन टीचर असिस्टेंट के लिए यह है कि आप पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद फिर आपको अगर कोई टीचर चाहे तो आपको
वो अपना असिस्टेंट रख सकता है। ये डिपेंड करता है मतलब कि सब्जेक्ट पे, कौन से सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपका लैब का काम है तो उसमें तो आपको रिसर्च असिस्टेंट ही रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें थ्योरेटिकल रिसर्च होती है, कंप्यूटर साइंस हो गया या फिजिक्स में भी इवन, तो वहाँ पे मोस्टली जो है टीचिंग असिस्टेंटशिप चलती है। अच्छा, आगे बात कर टोफल और आइल्स की। तो ये अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि टोफल देना चाहिए या आइल्स देना चाहिए, ये क्या है। तो दोनों ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम है। टोफल सिर्फ ये है कि ये यूएस बेस है, अमेरिका इसको हैंडल करता है, और आइल्स जो है ये यूरोपियन बेस है। तो आप इनमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। टोफल कंप्लीटली कंप्यूटर बेस है। इसमें आपने कंप्यूटर पे टाइप करना है, राइटिंग, आपकी स्पीकिंग, आपकी रीडिंग, सब कुछ ही होता है ये कंप्यूटर पे होता है। आइल्स में आप चूज कर सकते हैं कि आपने कंप्यूटर बेस करना है या आप हैंड रिटन भी कर सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। और टोफल का क्या स्कोर चाहिए या आइल्स का, ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है और डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है, टोफल में 88 प्लस होना चाहिए और आइल्स में 6.5 प्लस बैंड्स होने चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये उन्होंने सारा मेंशन किया होता है। ये वैसे ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। बायोसाइंसेस में तो यही है कि आप 6.5 बैंड आपके होंगे और टोफल का प्लस 90 होगा, तो अच्छा स्कोर है ये आपका। इसमें ये नहीं कि जितना ज़्यादा स्कोर होगा तो आपने उसका कोई, आपने वैसे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी करनी होती है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करती। आप जितना भी सीख के आ जाएं टोफल में, चाहे आपके पूरे नंबर आ जाएं, इसमें भी आप 9 के 9 बैंड ले दें, इधर आके आपको मुश्किल होती है एक्सेंट समझने में ना। तो वो एक, आप जब आएंगे तभी समझ सकते हैं। अच्छा, इसकी जो कॉस्ट है टोफल टोफल और आइल्स की दोनों की तकरीबन एक जैसी है। $190 थी जब मैंने दिया था। तो इसका अब क्या है ये देखने के, मोस्ट प्रोबेबली यही होगी। जीआरई ये ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन बेसिकली आपकी जो स्किल्स हैं उसको टेस्ट करने के लिए होता है। तो ये अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ने वेव ऑफ कर दिया था, खासतौर पे बायोसाइंसेस के लिए कोविड की वजह से। तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। ये डिपेंड करता है आप ने किस प्रोफेसर से कांटेक्ट किया है, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो आप जीआरई की तैयारी करके दे सकते हैं। लेकिन आजकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आ रहे हैं उन जीआरई के बगैर ही आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो जीआरई दे देते हैं, ये प्लस पॉइंट है। अगर किसी ने जीआरई दिया हो और टोफल भी उसका कंप्लीट हो तो, और दूसरा जिसने जीआरई नहीं दिया, तो इन दोनों में से अगर किसी को सिलेक्ट करना पड़े तो जाहिर बात उसी को सिलेक्ट करेंगे जिसने जीआरई दिया हो। लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ये सबमिट कराते हैं तो आपका प्लस पॉइंट होता है। अच्छा जी, फिर आता है कि आपने ये सारा कर लिया, प्री रिक्विजिट पूरे कर लिए, तो फिर आप प्रोफेसर से कांटेक्ट करते हैं। तो वो किस तरह करना है, प्रोफेसर किस तरह ढूंढना है कि किसको आपने अप्लाई करना है, किस स्क्रूटनी किस तरह करनी है। वैसे तो ये आप मल्टीपल प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको अपना फील्ड इंटरेस्ट पता हो कि आपने किस में अप्लाई करना है। वो मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख करके देखता हूँ अगर पॉसिबल है तो। स्क्रीन शेयर। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आप ना सर्च करें कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन यूएस, तो आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा, ये मैंने दूसरा, सॉरी, गूगल पे आप करेंगे तो उस पर सीधा आपको यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसमें आप फिल्टर भी लगा सकते हैं कि उस ऑप्शन होते हैं, गूगल पे ऑप्शन होते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं कि आपका फील्ड कौन सा है, तो फील्ड स्पेसिफिक होके आप यूनिवर्सिटीज ढूंढ सकते हैं। अच्छा, ये आपको लिस्ट मिल जाएगी, वहीं पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो सीधा आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चले जाते हैं।
मिसाल के तौर पे पर्ड्यू का ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे आके ऑप्शन होता है एकेडमिक्स का। हर यूनिवर्सिटी के तकरीबन यही है पैटर्न, हर यूनिवर्सिटी ने यही क्राइटेरिया रखा होता है। एकेडमिक्स में एकेडमिक कैलेंडर आपको उसकी सारी मिल जाएगी, और आपने बेसिकली पहुंचना होता है इसकी फैकल्टी तक। आपको प्रोग्राम सारे मिल जाते हैं। आई थिंक ये थोड़ा रिसर्च जस्ट वन। यहाँ पे है ग्रेजुएट स्कूल। तो अगर यहाँ पे ये ऑप्शन शो करे जी, इस पे आपको सारी को मिल जाती है डिटेल के। अब जो जो आपको चाहिए होता है ना कि प्रोग्राम कौन से हैं, फैकल्टी कौन सी है, और इस तरह ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको वो सारे उनका ये पर्ड्यू के कैंपस हैं, तो वो पूछ रहा है कि कौन से कैंपस में आप जाना चाहेंगे। तो वेस्ट लैफियट कैंपस इसमें देख लेते हैं। इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कौन कौन से हैं और उनमें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। चाहिए आई थिंक इन्होंने डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया है। वैसे मुझे पहले आई थिंक, अच्छा ये आ गए नीचे, ये सारे प्रोग्राम आ गए हैं, आपने वो थोड़ा नहीं है। तो यहाँ से आप अपना जो फील्ड सेलेक्ट किया है जिसमें आप करना चाहते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डीवीएम के स्टूडेंट हैं या दूसरे हैं, वो यहाँ ये एनिमल साइंसेस का यहाँ पे ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ प्रोग्राम की वेबसाइट पे आप सीधा चले जाएंगे, तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल भी दी होती है कि आपके एक्सेप्टेंस परसेंटेज क्या है सारी। 40% ऑफ एप्लीकेशन आर एडमिटेड एप्लीकेशन, और 93% स्टूडेंट्स हैं जिनको फंडिंग रिसीव हो जाती है, और 67% है जो हर साल प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं। प्रोग्राम वेबसाइट पे एडमिशन रिक्वायरमेंट, प्रोग्राम कंटेंट सारा हो जाता है। अच्छा, प्रोग्राम वेबसाइट पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। ये फैकल्टी और स्टाफ का ऑप्शन आ गया। फैकल्टी बाय रिसर्च एरिया। अब आपने कौन से फील्ड में जाना है, तो उसके लिहाज से फॉर एग्जांपल आप इम्यूनोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपको मिल गया प्रोफेसर का नाम जो इस फील्ड में है। उसका आप ओपन करेंगे, उसकी डिटेल आ जाएगी सारी, उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। अच्छा, आपको एक बार प्रोफेसर का नाम मिल गया, तो उसके बाद अ, आप क्या करते हैं, उसको देखें कि उसका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। तो उसके लिए है गूगल स्कॉलर या रिसर्च गेट, इसमें से आप किसी पे भी जाएंगे। ये वेबसाइट ओपन करें गूगल स्कॉलर की, प्रोफेसर का नाम लिखें, तो आपको उसकी सारी पब्लिकेशंस वगैरह मिल जाएंगी। वहाँ से आप देख सकते हैं कि उसका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। गूगल स्कॉलर किधर है?
गूगल ही खोलना पड़ेगा सीधा। जी, यहाँ पे आप उस प्रोफेसर का नाम सर्च करेंगे तो उसकी आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी कि उसका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है और वो उसके पेपर क्या हैं। यहाँ पे आप देखते हैं उसकी पोस्ट एक्सरसाइज, कोल्ड वाटर इमर्शन टेंडर्स और उसके जितने पेपर हैं ना आपको मिल जाएंगे और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये किस पे रिसर्च कर रहा है, आजकल इसकी किस पे रिसर्च चल रही है, मोस्ट रिसेंट क्या है। 2017 में इस पेपर में था, 2018 में इसमें, 2019 में। तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो होती है उस पर भी डिस्क्रिप्शन होती है कि आप इसका रिसर्च एरिया क्या है और किस में अप्लाई करना है। अच्छा, यह जब आपको ये चीजें पता चल गई तो फिर आगे आता है कि आपने ईमेल लिखनी है उसे। उसके लिए अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है पीपीटी की? जी आपकी क्लियर स्क्रीन। जी चलें जी। अच्छा, प्रोफेसर का आपको पता चल गया तो उसको आपने लिखनी है ईमेल। तो ईमेल प्रोफेशनली लिखी होनी चाहिए और उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। अच्छा, ना बहुत छोटी हो ना बहुत ज्यादा हो, बस जो रिक्वायर्ड चीजें हैं ना वो उसमें हो। आपका ब्रीफ इंट्रो हो गया, आपका नाम क्या है और आपका कंट्री कौन सा है और आपकी अंडरग्रेड स्टडीज, आपका इंटरेस्ट क्या है। और उसके बाद आपने बताना है कि ईमेल उसे लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। उसमें आप बताएंगे कि भाई आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है और मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है वो मैच करता है, मैं आपकी लैब में आना चाहता हूँ, आप मुझे अपनी टीम में शामिल करें। और साथ अपनी आप सीवी अटैच कर दें। और एक चीज़ है कि कुछ स्टूडेंट उनसे पूछते हैं कि आप एमएस के लिए मैं आना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं मैं पीएचडी के आने पीएचडी के लिए आना चाहता हूँ। तो उनके पास हो सकता है कि वो पीएचडी के लिए रखना चाहता हो 4 साल के लिए, उसका रिसर्च से प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा हो और आपने वहाँ एमएस लिखा है तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि उसे चाहिए पीएचडी। तो इसका यह है कि आप उसे लिखें कि मैं, अगर आपके पास किसी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है तो ग्रेजुएट स्टूडेंट में आप एमएस और पीएचडी दोनों कवर हो जाते हैं। कभी भी स्पेसिफिकली मेंशन ना करें कि एमएस या पीएचडी। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि सीवी लाजमी अटैच करें साथ, उसमें आपकी डिटेल हो के एजुकेशन डिटेल, आपका इंटरेस्ट और दूसरी चीज़ें वो आगे देख लेते हैं सीवी में आप। अच्छा, सीवी में बड़े कुछ लोगों ने स्टाइल वगैरह बनाए होते हैं और बड़ी मुश्किल राइटिंग यूज की होती है, वो कभी ना करें, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। आप देखें जितने इधर बड़े बड़े लोग हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी सीवी क्या है, एक जैसे ऐसे लिखा होता है वो चीज़ है सारी। तो बिल्कुल सिंपल रखें सीवी को, क्योंकि उसने सीवी पढ़नी है आपकी, वो कोई कंपटीशन में तो जानी नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि उसमें आपने अपने एजुकेशन के साथ साथ अपना जो एक्सपीरियंस है ना, आपने अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड जो इंटर्नशिप्स की हैं और जो सेमिनार, हर चीज़ मेंशन करें उसमें। और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितनी आपने की हैं वो मेंशन करें। इन सब का बड़े पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि आप दूसरे मुल्क जाएंगे तो जितना बंदा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो उसका मतलब उतना सोशल है। ये चीज़ें इधर के प्रोफेसर बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो उसमें आप अपनी अचीवमेंट्स भी मेंशन करें, क्या क्या से ओवरऑल सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा यह है कि आप मल्टीपल प्रोफेसर्स को, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट प्रोफेसर्स को आप ईमेल सेंड करें। ये नहीं कि सिर्फ एक को कर दी और उसके बाद वेट करने लग गए। ये आप हंट करते हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड है। मल्टीपल प्रोफेसर्स को आपने सेंड की है और उसके बाद आप उससे रिस्पॉन्स कुछ है, वो मैं बताता हूँ आगे के। कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ नहीं करते और क्या सीन है। काफ़ी टाइम लेता है पूरा ये, जिस तरह आप जॉब सर्च करते हैं बिल्कुल उसी तरह है ये अगर आप इसको ऑप्शनल रखेंगे तो हो सकता है कि आप पूरे ना आ सकें। तो इसको प्रॉपर टाइम दें, प्रॉपर रिसर्च करके फिर ये है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, ईमेल का रिस्पांस अगर देखें तो 3 तरह के रिस्पांस आते हैं प्रोफेसर्स की तरफ से। या तो पॉजिटिव रिस्पांस आएगा या डूबियस सा होगा या फिर कोई रिस्पांस ही नहीं आएगा। ये बड़ा रेयर है कि कोई रिस्पांस ना आए, और ये उस सूरत में होगा जब आपने अपनी ईमेल जो लिखी है वो प्रोफेशनली नहीं लिखी या उसमें आपने डिटेल कोई मेंशन नहीं की। मिसाल के तौर पे कुछ स्टूडेंट लिख देते हैं कि मैं, आपका रिसर्च एरिया ये है तो मैं भी आना चाहता हूँ, उसमें उसने अपने कोई मेंशन नहीं किया कि कंट्री कौन सा, एजुकेशन कौन सी है, सीवी कौन सी, सीवी अटैच नहीं की।
तो उसको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और एक और चीज़ है, पॉइंट की बात यह है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स देते हैं, और जो प्रोफेसर होते हैं ना, वो अपनी उसने पीक अचीव की होती है, उसको आगे आगे किसी तरक्की की जरूरत नहीं होती, तो वो मोस्टली जो है ना, वो चिल माहौल में रह रहते हैं, रिप्लाई वगैरह नहीं करते, उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। जो नए नए आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, अगर आप उनको अप्रोच करेंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स भी देते हैं, और वहाँ पे आपके चांसेस भी ज्यादा होते हैं कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की सूरत में क्या करना है और डीबीएस में क्या करना है, तो वो आगे देख लेते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर आपकी ईमेल का आता है, तो वो कुछ इस तरह होगा, प्रोफेसर आपको कहेगा कि आपकी सीवी अच्छी है, और मेरे पास वैकेंसी भी है, फंडिंग भी है, तो या तो कोई मजीद डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, या फिर आपसे वो कहेगा कि इंटरव्यू करना है। तो इंटरव्यू कैसा होता है? इंटरव्यू इनफॉर्मल होता है। अच्छा, ये हो सकता है कि 40 मिनट का क्योंकि होता है, तो हो सकता है ये बंद हो जाए तो रीज्वाइन करना पड़े। खैर चलो, कोशिश करते हैं उससे पहले ही हो जाए। तो सीवी, अच्छा वो चल रहा था डॉक्यूमेंट्स। हाँ, वो आपको इंटरव्यू का कह सकता है कि इंटरव्यू के लिए टाइम मैनेज करके। इंटरव्यू इनफॉर्मल होता है, उसमें बेसिकली क्या डिस्कस होता है, वो आपसे आपकी सीवी से रिलेटेड चीजें ही पूछता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और मैं इस चीज पे काम कर रहा होता हूँ। कोई वाइवा टाइप या कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होते कि आपसे वो एकेडमिक चीजें पूछेगा। अगर आपने डिग्री की है तो इसका मतलब है आपको आती है, इसलिए इसमें बड़ा इनफॉर्मल सा होता है। इसमें मोस्ट कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, यार पता नहीं क्या होगा, किस तरह पूछेगा। तो जॉब इंटरव्यू नहीं होता, ये बिल्कुल इनफॉर्मल सा जो शुरू में होता है, बिल्कुल वही चीज़ होती है। और अगर आपको रिस्पॉन्स आ गया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके, यानी आप ट्रैक पे चढ़ गए हैं। और इंटरव्यू के बाद मैंने जितने भी देखे हैं, तो इंटरव्यू के बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आता है कि ठीक है, मेरी तरफ से आप ओके हैं, और आप आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन एडमिशन के लिए अप्लाई करें। तो यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएंगी। उसकी जनरल जो रिक्वायरमेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम ये है कि सीजीपीए आपकी 3 से ज़्यादा हो। तो मेरी जो सीजीपीए थी वो 3.26 थी। तो मतलब इसका यही फायदा है कि बहुत ज़्यादा सीवी नहीं चाहिए, सीजीपीए नहीं चाहिए आपको, और 3+ है तो आप एलिजिबल हैं। टोफल या आइल्स में से कोई एक चाहिए, ये लाजमी होता है, और उसका मिनिमम स्कोर आपको मिल जाएगा। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। जीआरई ऑप्शनल है, ये बता दी मैंने आपको। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशनल लेटर, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। ये इसमें आप अपना रिसर्च आइडिया, आपकी मोटिवेशन क्या है, आप इसी फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके इस पे मैक्सिमम टाइम लगाना चाहिए। ये बहुत अहम चीज। और रिकमेंडेशन लेटर, 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं आपके अपने प्रोफेसर से। कोशिश करके जो फुल प्रोफेसर होते हैं उनसे बनवाएं। और ये कुछ टीचर होते हैं वो उन कॉपी पेस्ट कर के बस वही चीजें लिख देते हैं। आप अगर खुद उनको लिख के भेज देंगे सर इसको ओके कर दें, तो वो कर देते हैं। उसको नीचे साइन करके भेज देंगे। इसको सीरियस थोड़ा सा लेके करना चाहिए, और क्योंकि इधर इनका बड़ा हो, इसमें डिटेल अगर आपकी हो कि मैं, यानी टीचर बयान कर रहा है कि मेरा जो स्टूडेंट है, मेरा इसका इंटरेक्शन बड़ा है, स्टडीज में बड़ा एक्टिव था, इसने ये किया ये किया, ये इस लैब में पार्टिसिपेट किया, ये चीजें थोड़ी मेंशन करें, उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। और सीवी है सच वो हो गया जिसका सर्टिफिकेट्स आपके जो होते हैं वो आप अपलोड करें साथ एडमिशन के लिए। जब आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, सर्टिफिकेट जितने ज़्यादा होंगे, स्पोर्ट्स के, एपिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के, और आपने सेमिनार अटेंड किए हैं, वो सब आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इनके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इनका। एप्लीकेशन फ़ीस यूनिवर्सिटी वेरी करती है, $50 से $100। और अगर आपकी प्रोफेसर से बात हो चुकी है तो वो लाजमी मेंशन करेंगे इस प्रोफेसर से मेरी बात हो चुकी है। तो वो फिर प्रोफेसर को पूछेंगे, प्रोफेसर अप्रूव करेगा, तो इस केस में आपके जो चांसेस हैं, यानी अगर पहले 50% थे तो वो 90% हो जाते हैं। आपको 2 महीने वेट करना पड़ता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। 2 महीने में आपको पता चलता है, बड़ा टफ टाइम होता है 2 महीने वेट करना। तो
2 महीने बाद आपको पता चलता है कि आपका अप्रूवल हो गया या नहीं हुआ। अगर आप प्रोफेसर के थ्रू जा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। मैंने अभी तक कोई केस नहीं देखा जिसमें किसी को रिजेक्शन मिली हो। और उसके बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी के साथ वीज़ा प्रोसेस होता है और आप यूएस के लिए फिर डिपार्चर करते हैं। वीज़ा इंटरव्यू वो एक अलग चीज़ है। तो जब बंदा ये सारे क्रॉस कर लेता है उसके बाद वो पता चल ही जाता है कि वीज़ा इंटरव्यू किस तरह होता है और किस तरह उसमें जाना है। वो एक बात की चीज़ है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन था कि अगर आपको डूबियस रिस्पॉन्स हो तो प्रोफेसर कुछ इस तरह कह सकता है कि यार आपकी सीवी तो बहुत अच्छी है लेकिन मेरे पास फंडिंग नहीं है या मेरे पास वैकेंसी नहीं है। तो इस केस में आप ऐसा कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं यार अगर आपके पास फंडिंग नहीं है तो फंडिंग मैं खुद अरेंज कर लेता हूँ। फंडिंग किस तरह अरेंज करेंगे आप? तो उसका एक जरिया है यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर। इसमें पाकिस्तान फंडिंग देता है। उसको आप उसकी डिटेल बता देंगे कि यार इसमें फंडिंग में अरेंज कर लेता हूँ, इतनी फंडिंग मैं अरेंज कर दूंगा, इतनी तुम कर लो, कुछ इस तरह के है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर की। तो वो क्या है, इसकी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी ये है कि आप एक क्यूएस रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज की, वो एचईसी जारी करती है हर साल। तो अगर आपका उस रैंकिंग की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है और आपका जो जीआरई स्कोर है वो 300 प्लस है तो आप कैटेगरी 1 में लाई करते हैं। इसमें वो आपके सारे एक्सपेंसेस पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग होंगे। एचईसी उनको फंडिंग करेगी। अगर कैटेगरी 2 है, अगर टॉप 300 यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है और आपका जीआरई स्कोर 300 प्लस है तो इसमें वो आपको थोड़ी लिमिटिंग एक खास फंडिंग करती है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि उस क्या क्या चीज़ कवर करती है। और कैटेगरी 3 में यह है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अमेरिका की हो जाता है एडमिशन, उस केस में आप उस वहाँ यूनिवर्सिटी में फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में हो गया और वहाँ से आपको फ़ी वेवर मिल गया तो फिर आपको एचईसी फंडिंग देगी। और फंडिंग का क्या सीन है, अगर कैटेगरी 1 में होता है तो आपको वो तकरीबन सब कुछ कवर करती है। कैटेगरी 2 में है तो आपको तकरीबन $32,000 एक साल के मिलते हैं। उसकी डिटेल ये है कि स्टाइपेंड, लिविंग एक्सपेंसेस कितने मिलेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस के कितने मिलेंगे, ट्यूशन फीस के 12,000 हैं, रिटर्न 80। इसमें यह है कि ट्यूशन फीस बाज़ ज़्यादा होती है और बल्कि ज़्यादा ही होती है। मिसाल के तौर पे पर्ड्यू की जो ट्यूशन फीस है वो 32,000 है, उसमें से $12,000 एचईसी दे रही है। इसके लिए आपको चाहिए कि यूनिवर्सिटी की तरफ से या प्रोफेसर की तरफ से लेटर चाहिए कि इसकी जो एक्स्ट्रा फंडिंग है वो हम खुद कर लेंगे, एक्स्ट्रा फीस पे कर लेंगे। तो आप 12,000 जो है वो तो पे करें। एचईसी आपको तकरीबन कुल मिला के $32,000 देगी। इसके एक्स्ट्रा आपका जो खर्चा होगा वो यूनिवर्सिटी अगर आपको लेटर इशू करती है कि हम वो अफोर्ड करेंगे, फिर एचईसी आपको ये स्कॉलरशिप इशू करेगी। कैटेगरी 3 वही है, इसमें आपको ट्यूशन फीस नहीं मिलती, बाकी सब कुछ मिलता है। इनिशियल सेटलमेंट के जो 5,000 हैं वो तीनों कैटेगरी में मिलते हैं। तो इसमें आपको कंप्लीट फुल फी वेवर चाहिए। ये आप जब प्रोफेसर से बात करते हैं तो प्रोफेसर आपको इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम असिस्ट करता है यूनिवर्सिटी की काउंसिल से बात करके। और मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड और थर्ड कैटेगरी में अक्सर स्टूडेंट आ रहे होते हैं और आपको पार्सली फंडिंग मिल जाती है। तो इसको ये पार्सली फंडिंग है कि हाफ आपको पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, हाफ आपको यूएस की जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से हो रही है। और इसमें आपका जो स्टेटस होता है वो विजिटिंग स्कॉलर का होता है। अच्छा, इसमें विजिटिंग आप एज अ विजिटिंग स्कॉलर ज्वाइन करते हैं और J1 वीज़ा टाइप होती है इसकी। इसकी रिक्वायरमेंट वही है कि आपकी होल एकेडमिक ईयर मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीएस में आपकी कोई मैक्सिमम 2 सेकंड डिवीजन हो। अगर आप थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में है तो आपकी मैक्सिमम 1 सेकंड डिवीजन हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सभी की फर्स्ट डिवीजन ही होती है। एज 35 साल से 40 साल हो और कोई और स्कॉलरशिप आपको ना मिल रहा हो और पीएचडी होल्डर ना हो, यानी आपकी पीएचडी कंप्लीट ना हो। ये एमएस प्रोग्राम के लिए, ये बेसिकली पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। और उसी तरह आप बीएस के फौरन बाद पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट वही है कि आपको एडमिशन लेटर चाहिए और आपको ये एश्योरेंस लेटर चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जितने होंगे वो हम खुद कवर करेंगे।
और आपका जो स्कॉलर होता है आप एज अ विजिटिंग स्कॉलर होते हैं, और इसका यह है कि आप एक बॉन्ड साइन करते हैं। अच्छा, ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप में भी है और इस यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर में भी है। आप एचईसी के साथ एक बॉन्ड साइन करते हैं कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे, जितना अर्सा आपने यूएस में गुजारा है उतना अर्सा पाकिस्तान के किसी इदारे में सर्व करेंगे। मतलब आप यूएस में फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते अपनी एजुकेशन, आपको वापस आना लाजमी होता है। अगर आप यूएस में रहना चाहते हैं, आपको सारा खर्चा जो होता है जो एचईसी ने आपका पे किया होता है वो आप वापस करना पड़ता है। अच्छा, तो ये था आपका, आई थिंक बहुत चीज़ें कवर हो गई होंगी। तो कोई चीज़ रहती है आई थिंक नहीं, अगर किसी के क्वेश्चन है तो वो बता दें, और हो सकता है 1 मिनट तक ये खत्म एंड हो जाए तो रीज्वाइन करना पड़े, इसके लिए देख लीजिए। अच्छा, मतलब पहले तो मेरा क्वेश्चन है कि पार्टिसिपेंट से भी ले लेते हैं। जी जी। इसमें एक चीज़ आपने बताई है कि हम बीएस के फॉर एफडीसीएम के बाद फौरन बाद हम पीएचडी